टिहरी गढ़वाल में सीएम धामी का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में मांगेंगे वोट। पुरोला गांव में बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। उत्तराखंड में पीएम मोदी की हो सकती है 2 रैलियां, ऋषिकेश और रुद्रपुर में रैली का प्लान। प्रदेश संगठन ने केंद्रीय नेताओं को भेजी डिमांड। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, सितारगंज में कांग्रेस नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री बीजेपी में शामिल। 200 समर्थकों ने भी छोड़ी पार्टी। 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 6 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। 3 दिन में धाम पहुंचेगी डोली। लक्सर में महिला ग्राम प्रधान, स्कूल प्रबंधक, उप प्रधानाध्यापक पर मुकदमा दर्ज। फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाने के केस में मुकदमा दर्ज, जांच तेज। गर्मियों में उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी, दून से संचालित होगी 23 हवाई उड़ानें। समय सारणी जारी। देवभूमि में होंगी पीएम मोदी की 2 रैलियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है खबर उत्तराखंड का। रुक कर लेते हैं खबरों का। आपको बता दें कि पीएम मोदी का उत्तराखंड में 2 रैलियां होंगी। बीजेपी ने सुझाव मांगा है 10 मई को रैलियां की जाएंगी। आपको बता दें कि बाबा केदार के कपाट नई उड़ानों से पर्यटकों के लिए खुशखबरी आएगी। आपको बता दें कि बर्फबारी भी हो सकती है वहां पर, इसके लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर बवाल शुरू हो गया है। विपक्षी दलों के एकाएक नेताओं की गिरफ्तारी से कांग्रेस, आप समेत तमाम दल परेशान हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च को दिल्ली में विशाल महारैली होनी है। इस महारैली में उत्तराखंड से भी हजारों विपक्षी दल नेता शामिल होने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को विरोध ने बड़ा मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट देखिए। सवाल छिड़ गया है। दरअसल कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम उनकी पुत्रवधू अनुकृति गोसाई को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके तहत हरक सिंह रावत को 2 अप्रैल तो अनुकृति गोसाई को 3 अप्रैल को ईडी दफ्तर में तलब किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत पोखरो टाइगर सफारी निर्माण घपले में अवैध लेन देन को लेकर ईडी ने बीते 7 फरवरी को हरक समेत उनके करीबियों और कुछ आईएफएस अधिकारियों के ठिकाने पर भी छापेमारी की थी। इसके बाद हरक सिंह रावत को पहले बीते 29 फरवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। वहां अब एक बार फिर उन्हें पेश होने का नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधू को जारी हुए नोटिस से राज्य में सियासत गरमा गई है। के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। जिस तरीके की राजनीतिक मर्यादाओं को लांघा जा रहा है, सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी तरीके से हमारे राज्य में भी विभिन्न नेताओं को ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से डराया धमकाया जा रहा है, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है और उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये भाजपा का चाल चलन और चरित्र है और भाजपा राजनीतिक सारी मर्यादाओं को भूलकर इस तरीके की गंदी हरकत कर रही है जो निंदनीय है। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इस तरह का न षड्यंत्र है, न भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र जानती है, न किसी कांग्रेस के नेता या अन्य नेता से भारतीय जनता पार्टी की कोई बदले की भावनाओं से कार्यवाही करने की नीयत है। जिसने जो किया है उस पाप को उसी ने भुगतना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे की जो नीति है, उस पे जो है कि कांग्रेस के चाहे कार्यकर्ता हों चाहे अन्य दलों के कार्यकर्ता हों, वो अगर ईडी के रडार पर आ रहे हैं, वो सीबीआई के रडार पर आ रहे हैं या वो किसी अन्य मुकदमे के रडार पर आ रहे हैं, तो उसका भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत पोखरो टाइगर सफारी निर्माण घपले में अवैध लेन देन को लेकर ईडी ने बीते 7 फरवरी को हरक सिंह समेत उनके करीबी और कुछ आईएफएस अधिकारियों के ठिकाने में छापेमारी की थी। वहीं एक तरफ जहां हरक के नोटिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च को दिल्ली में विशाल महारैली होनी है। इस महारैली में उत्तराखंड से भी हजारों विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है।
31 तारीख को 31 मार्च को एक बहुत ऐतिहासिक रैली दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों को जुटाने की एक मंशा आम आदमी पार्टी समेत सभी तमाम जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं जो एनडीए गठबंधन में साथ हैं उन लोगों ने रखी है। और जिस तरीके से बैरिकेडिंग अभी से स्टार्ट हो गई है दिल्ली में, और जिस तरीके से उत्तराखंड की LIU और उत्तराखंड की इंटेलिजेंस हम लोगों से क्वेश्चन करने लगी है, उससे साफ जाहिर होता है, सीधा संदेश जाता है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी इस समय कितनी बुरी तरह से घबराई हुई है। और लगातार हमारे प्रदेश के बड़े जो नेता हैं उनके ऊपर इंटेलिजेंस ने अपनी नज़र रखना स्टार्ट कर दिया है। दुर्भावना से ग्रसित स्टेप दिखाई पड़ता है, चुनाव को प्रभावित करने वाला कदम दिखाई पड़ता है, पॉलिटिकल वेंडेटा दिखाई पड़ता है, क्योंकि सीधी सी बात है, हरक सिंह रावत जी 5 साल भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा रहे, वहां मंत्री के पद को सुशोभित किया, तब वो पाक साफ थे, तब वो बेदाग थे, तब उनके अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं था। आज जब वो कांग्रेस में शामिल हो गए तो उन पर भी, उनकी बहू पर भी इतने उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है। और अब किसी को ये साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ये तो पाक साफ हो गया, ये तो पूरे देश की जनता के सामने अब ये सत्य उजागर हो चुका है कि विपक्षी दलों को प्रताड़ित करने के लिए, उनका उत्पीड़न करने के लिए लगातार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। और एन चुनाव के वक्त ये समन भेजा जाना तो निश्चित रूप से चुनाव को प्रभावित करने वाला एक दुर्भावना से ग्रसित कदम दिखाई पड़ता है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले देश और प्रदेश में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर बवाल शुरू हो गया है। वहीं विपक्षी दलों को एक के बाद एक नेताओं की गिरफ्तारी से कांग्रेस आप समेत तमाम दल परेशान हैं। हालांकि विपक्ष ने भी अब सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर 5 एजेंसियों के दायरे में विपक्षी दल के नेता ही क्यों आ रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर टिहरी गढ़वाल से, जहां पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट के पुरोला गांव में रोड शो कर समर्थन मांगा। माला राज्य लक्ष्मी शाह 2012 के लोकसभा उपचुनाव के बाद से इस सीट से जीतती आ रही हैं। कांग्रेस ने माला राज्य लक्ष्मी शाह के खिलाफ जोत सिंह गुंसौला को मैदान में उतारा है। खबर देहरादून से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कराने के लिए अपने रणनीतियों पर काम करने में जुट गई है। आपको बता दें कि 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करने के बाद भाजपा अब जनसभाएं करने जा रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि जनसभाओं को लेकर अब स्थान तय किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश की 70 विधानसभा में 7000 पथ सभाएं भाजपा करने के लिए तैयार है और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का भी काम कार्यकर्ता और नेता करेंगे। हमने उसकी भी स्थान हमने 3-4 तय किए हैं। जैसे हरिद्वार लोकसभा के भी 3-4 स्थान हैं, टिहरी लोकसभा के भी 4-5 स्थान हमने तय किए हैं। अल्मोड़ा में भी हम भिक्यासैंण में या अल्मोड़ा प्रॉपर में या बागेश्वर जिला मुख्यालय पर अभी उसकी वहाँ के जो हमारे प्रभारी और प्रत्याशी हैं उनके साथ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि संख्या की दृष्टि से कहाँ पर ठीक रहेगा। और वर्तमान में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भी विधानसभा स्तर पर जनसभाएं चल रही हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा पथ सभाओं का, नुक्कड़ सभाओं का नेटवर्क हमारा उत्तराखंड में 1 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच के बाद 7 नामांकन को निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि जिसके बाद अब कुल 56 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 56 प्रत्याशी ही चुनावी मुकाबले में रह गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद हरिद्वार में 7 प्रत्याशियों की उम्मीदवारी निरस्त हो गई है। बाकी सभी सीटों पर नामांकन सही पाए गए हैं। 30 मार्च को नामांकन से नाम वापस करने की अंतिम तिथि और संख्या स्पष्ट हो पाएगी। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदाड़े ने हरिद्वार में 21 में से 7 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त होने के बाद 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में इसको कहा है। टिहरी सीट पर 11, गढ़वाल सीट पर 13, हरिद्वार में 14, नैनीताल सीट पर 10 और अल्मोड़ा सीट पर 8 प्रत्याशी ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे।
3 बजे तक समीक्षा का प्रक्रिया पूर्ण किया गया है सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा, और जो सूचना अभी तक प्राप्त हुआ है उसके आधार पर टेहरी में 11 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। अल्मोड़ा में 8 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। नैनीताल उल्लासनगर सीट पर 10 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं और हरिद्वार में 14 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 7 नॉमिनेशन पत्र को खारिज किया गया है, टेक्निकल 14 नहीं, हरिद्वार का 14 वैलिड पाया गया है, नैनीताल में 10 पाए गए। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं समेत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नेताओं की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्याशी प्रकाश जोशी समेत कई विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान चुनाव में भाजपा को रोकने और अपने प्रत्याशी का माहौल बनाने को लेकर व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रकाश जोशी ने कहा कि उनको जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और जिस तरह का कार्यकाल सांसद का रहा है उससे लोग बेहद खफा है, लिहाजा उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं हल्द्वानी विधायक समेत हृदयेश, आपको बता दें कि सुमित हृदयेश प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। मजबूती से 5 लोकसभा सीटों पर लड़ रही है। केंद्रीय विषय हैं, प्रांतीय विषय हैं, स्थानीय विषय हैं। अभी हमने देखा नानक मत्ता क्षेत्र में कल जो हत्या हुई है बाबा तरसेम सिंह जी की, वो साफ दर्शाती है कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर हो चुकी है। आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं केंद्र की सरकार के राज में और राज्य की सरकार के राज में। इस राज से छुटकारा पाने के लिए मैं पब्लिक से अपील करता हूं कि भारी पक्ष में कांग्रेस के आप लोग मतदान करें। बहुत शानदार चुनाव शुरू हुआ है। मैं आभारी हूं कांग्रेस के, हमारे तमाम परिजनों का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। उन्होंने जिस तरह मेरा मनोबल बढ़ाया, जिस तरह से मेरा उत्साह वर्धन किया है, निश्चित तौर पर उनकी ताकत के दम पर हम जनता के बीच मजबूती से जाएंगे और चुनाव को जीतेंगे। सितारगंज में भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष जानकी कोहली और नगर अध्यक्ष देवकी देवी, जिला उपाध्यक्ष गुरजीत कौर, जिला महामंत्री ज्ञानी देवी ने करीब 200 समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उनका भव्य स्वागत किया है। इसके साथ ही भाजपा में आने पर पार्टी में सम्मान दिलाए जाने का आश्वासन भी दिया गया है। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के आवास पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता है, जबकि भाजपा में कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ मानकर आगे बढ़ाया जाता है। उन्हें भाजपा में सम्मानित होने वाली महिलाओं का स्वागत किया है। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत ने लोकसभा सीट हरिद्वार के ऋषिकेश विधानसभा में पहुंचकर कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने वीरेंद्र रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जोरदार स्वागत भी किया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की नीतियों से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश में परिवर्तन का माहौल चल रहा है। जनता मन बना चुकी है। इस बार लोकसभा चुनाव से कांग्रेस भारी बहुमत से विजय होने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी वीरेंद्र रावत का कहना था कि ऋषिकेश में आईडीपीएल फैक्ट्री को बंद कराना है। दुर्भाग्यपूर्ण है, हजारों की संख्या में आईडीपीएल में रहने वाले लोगों से सरकार आवास खाली करा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह आईडीपीएल में रहने वाले लोगों के साथ खड़ी है और आने वाले समय में आईडीपीएल फैक्ट्री फिर से शुरू की जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है। ऋषिकेश कांग्रेस कमेटी को और ऋषिकेश के कांग्रेस जनों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उन्होंने आज कार्यालय का शुभारंभ करवाया है और यहाँ से अब वो निरंतर जनमत बनाएंगे, एक परिवर्तन लाएंगे। जनता आज परिवर्तन के लिए खड़ी है, जनता परिवर्तन चाहती है। उसको सिर्फ पहल करने वाले लोगों की
मैं ऋषिकेश कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ हमारा चुनावी कार्यालय खोला है और सभी कार्यकर्तागण यहाँ नेतागण आए हैं। ये अपने भाई वीरेंद्र रावत को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मेरा 72 सूत्रीय कार्यक्रम है, जिसके तहत जैसे गीता और पुराण होती है वैसे ही मेरे लिए ये दस्तावेज है और पूरे 5 वर्ष ये मुझे बताता भी रहेगा, याद दिलाता भी रहेगा कि क्या क्या काम मैंने कर लिया और क्या क्या करने हैं। मैं संसदीय क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा पूरे 5 वर्ष और यहाँ की समस्याओं के लिए लड़ता रहूँगा, ये मैं आश्वासन जनता को दे। खबर देहरादून से, जहां पर पौड़ी लोकसभा सीट पर सियासत गरमाने लगी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के बीच प्रत्याशी खुद को पौड़ी का बेटा बताकर लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। बीते दिन भाजपा के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कांग्रेस से पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदयाल के शपथ पत्र पर तंज कसते हुए कहा था कि खुद को पौड़ी का बेटा बताने वाले शपथ पत्र में अपने प्रवासी होने की पुष्टि कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस से भी मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पलटवार करते हुए कहा कि गणेश गोदयाल के शुरुआती दिन संघर्ष में बीते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि वो प्रवासी जरूर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड गठन के बाद वो अपनी संसदीय क्षेत्र के 2 बार के विधायक व बीकेटीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पलायन उन्होंने मजबूरी में किया, लेकिन राज्य गठन के बाद यहाँ के लोगों के बीच रहे हैं और उनके लिए काम किया है। इससे हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गोदयाल जी 2 बार के विधायक हैं उसी संसदीय क्षेत्र की एक विधानसभा के। तो जब से उत्तराखंड का गठन हुआ तब से मुझे नहीं याद पड़ता कि गोदयाल जी ने कभी बीकेटीसी के अध्यक्ष के रूप में, कभी कांग्रेस के विधायक के रूप में अपनी सेवाएं उत्तराखंड को ना दी हो। जब आदमी पलायन मजबूरी में करता है, और गोदयाल जी ने केले तक बेचे हैं बंबई के अंदर, और ये बात है जब वो 20-22 साल के रहे होंगे। आज उत्तराखंड गठन के बाद उन्होंने बॉम्बे का रुख कभी नहीं किया और हमेशा उत्तराखंड में जनता के बीच के आदमी वो बनकर रहे। अपनी सारी कमाई से राठ महाविद्यालय उन्होंने लगा दिया, सारी कमाई अपनी महाविद्यालय में लगा दी और शिक्षा उस पिछड़े क्षेत्र के बच्चों को देने का काम किया। तो गोदयाल जी के काम तो अनगिनत है। भारतीय जनता पार्टी तो गोदयाल जी को टच भी ना करे पलायन के मामले में तो बेटर रहेगा। खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर डीजीपी अभिनव कुमार ने डेरा कर सेवा पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया है और सेवादारों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि नानकमता डेरा कर सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की 2 बाइक सवार व्यक्तियों की तरफ से गोली मारकर हत्या के मामले में आज डीजीपी अभिनव कुमार नानकमता डेरा कर सेवा पहुंचे। जानकारी के मुताबिक अभी तक पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं 2 मुख्य आरोपी की सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने पहचान कर गिरफ्तारी भी की है। डीजीपी अभिनव कुमार पहुंचे नानकमता। आपको बता दें कि वहां पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया है घटना स्थल का। देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले देहरादून से यहाँ आया था और इसके पीछे 2-3 मेन मेरे पर्पस थे। एक तो जो ये कल घटना हुई है, बड़ी सनसनीखेज हत्या जो बाबा जी की हुई थी सुबह 6:15 बजे के आसपास, तो एक तो उसका घटनास्थल का देखना था, खुद फर्स्ट हैंड समझना था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। साथ ही साथ यहाँ जो डेरा है, जो संगत के लोग जहाँ आए हुए हैं, उनके साथ मिलके अपनी तरफ से भी अफसोस जताना था, हमदर्दी जतानी थी और उनको ये विश्वास दिलाना था कि ये बहुत बड़ी घटना है, हम सब के लिए बड़े दुख की घटना है, बड़े चिंता की घटना है। खबर हल्द्वानी से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नानकमत्ता में डेरा प्रमुख की हत्या पर सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। यही नहीं, नानकमत्ता के डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के बाद सरकार और कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि बाबा तरसेम ने खुद अपनी जान को खतरा में बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी, बावजूद इसके उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। बेखौफ बदमाश उन्हें सरेआम गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस अब तक उन्हें पकड़ क्यों नहीं पा रही है। देखिए, बहुत ही
और हम लगातार कहते रहे हैं कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अपराधी बेखौफ हैं, बेलगाम हैं और नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारे के जो डेरा प्रमुख हैं उनकी सुबह हत्या हो जाती है और अपराधी वहाँ एक हफ्ते से वही उसी डेरे में रह रहे थे और उन्होंने रैकी की और खुलेआम हत्या करके चले गए। आज कल चुनाव का माहौल है, चुनाव है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब राज्य में प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं। पार्टी ने सभी उम्मीदवारों और जिला अध्यक्षों में स्टार प्रचारकों की रैली और 21 स्थान पर जनसभाएं होंगी, इसको लेकर जानकारी मांगी है। सूची मिलते ही राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के कार्यक्रम तय होंगे। पार्टी की योजना है कि 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम निर्धारित किए जाएं। प्रचार जोरों पर है। प्रत्याशियों के विधानसभा वार दौरे चल रहे हैं और विधानसभा वार माननीय अध्यक्ष जी के दौरे भी शुरू हो रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के दौरे भी शुरू हुए हैं। 2-3 दिन के अंदर अंदर नेता प्रतिपक्ष भी गढ़वाल के दौरे पर रहेंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का उत्तरकाशी का दौरा है 1 और 2 तारीख को और टेहरी में भी रहेंगे। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम बना रहे हैं और जहाँ जहाँ से डिमांड आ रही है वहाँ के लिए हमारे प्रदेश के नेताओं को और राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम हमारे बन रहे हैं। हमने सारे उम्मीदवारों से और जिलाध्यक्षों को कहा कि किस किस स्टार प्रचारक की कब वो कहाँ पर रैली या सभा कराना, जनसभा कराना चाहते हैं, उसमें भी हमने पूछा है। जैसे ही जिला अध्यक्षों से हमें सूचना प्राप्त हो जाएगी और प्रत्याशियों की डिमांड हमारे पास आ जाएगी, तत्काल बड़े नेताओं के प्रोग्राम लगाएंगे और मुख्यतः 5 तारीख से 15 तारीख के बीच राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम उत्तराखंड में लगेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।